हेलो प्यारे बच्चों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 71 करेंगे, जो वर्कशीट है हमारी 29 दिसंबर 2020 की। बच्चों, इस वर्कशीट में हम संसाधन एवं विकास का रिवीजन करेंगे, यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर था हमारा, उसका हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज की जो वीडियो है उसमें हम जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी जो 3 और 5 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। और मैं प्रश्न के साथ साथ आपको इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है या इस चैप्टर को भी समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। तो बच्चों, देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले तो हम संसाधन एवं विकास का अर्थ समझ लेते हैं कि संसाधन एवं विकास क्या है और इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, जैसा आप जानते हो, चैप्टर को समझने के लिए हमें उसका टॉपिक क्लियर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम संसाधन को समझते हैं कि संसाधन क्या है। तो मैं आपको पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि संसाधन क्या होता है। वे सभी वस्तुएं या वे सभी चीज़ें जो किसी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। यानी वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। एवं विकास, अब जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ संसाधन जो होते हैं जो वो सीमित होते हैं। इसीलिए हमें इनके विकास की ज़रूरत पड़ती है। विकास क्या होता है कि भाई संसाधनों का हम कम से कम संसाधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। इसी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने को क्या कहते हैं, आसान शब्दों में विकास कहते हैं। यानी हम इस चैप्टर में पहले तो संसाधन के बारे में पढ़ेंगे या पढ़ा था हमने, और उसके बाद उन संसाधनों का कैसे हम अधिकतम लाभ प्राप्त करें, उसी को हमने क्या बोला था, विकास बोला था। तो चलिए अपने प्रश्नों पे आते हैं। हमारे प्रश्न क्या है उनको देखते हैं, और प्रश्न के माध्यम से मैं आपको अध्याय भी समझाता चलूँगा। सबसे पहले देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो मैंने आपको पहले ही टॉपिक में क्लियर कर दिया कि संसाधन क्या है। संसाधन वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब अगला, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट तो हमने क्लियर कर लिया, समझ लिया। सेकंड पार्ट क्या है, इसके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो इसके वर्गीकरण पर नोट लिखने का अर्थ है कि आपको संसाधनों के वर्गीकरण को बताना है कि संसाधनों का वर्गीकरण हमने कैसे किया था। तो बच्चों, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि संसाधनों का वर्गीकरण हमने कई आधार पर किया था। आइए चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से है। हम संसाधनों की परिभाषा देख लेते हैं एक बार कि कैसे लिखना चाहिए हमें। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाती है। बच्चों, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा तो आपको ऐसे आंसर लिखना है, लेकिन अगर क्वेश्चन 1 नंबर का आ गया या 2 नंबर का आ गया कि संसाधन क्या है, तो आपको सिंपल परिभाषा क्या लिखनी है, वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब देखिए, संसाधन का वर्गीकरण। सबसे पहले तो संसाधनों का वर्गीकरण हमने कई आधार पर किया था। सबसे पहले किस आधार पर किया था, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों को 2 भागों में बांटा था। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसको बोलते हैं, वे सभी संसाधन जिनके अंदर जीवन उपलब्ध होता है, उनको हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन। अब जैव संसाधन के कुछ उदाहरण आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अजैव संसाधन क्या होता है, बिल्कुल जैव संसाधन का विपरीत होता है। यानी वे सभी संसाधन जो निर्जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। दूसरा वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया था, समाप्यता के आधार पर। यानी वो वस्तु या वो संसाधन कितनी जल्दी खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके आधार पर हमने संसाधनों को फिर से 2 वर्गों में बांटा था। पहला
नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग हम 2 या 2 से अधिक बार कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो समाप्यता के आधार पर हमने संसाधनों को 2 भागों में बांटा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन दोनों मैंने आपको समझा दिया। अगला वर्गीकरण हमने किस आधार पर किया? तीसरा वर्गीकरण का आधार क्या है? स्वामित्व के आधार पर। बच्चों, स्वामित्व के आधार पर हमने संसाधनों को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला क्या था? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा एक हो जाएगा हमारा और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अभी मैं आपको सबके बारे में क्लियर करता हूँ। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, या वे संसाधन जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति विशेष हो, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आप जो जूते पहनते हैं वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, आपका घर आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, आपकी साइकिल आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक हो, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन, जैसा कि हमें शब्द से पता चल जा रहा है कि सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जिस पर किसी समुदाय का अधिकार हो, जैसे आपके मोहल्ले में उपस्थित पार्क, आपके रोड, आपकी गलियां, आपके जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, ये सारे संसाधन उनको क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो, जैसे आपने कुतुब मीनार देखा होगा, या जैसे नदियाँ। ये नदियाँ क्या है? किसी एक राज्य की नहीं है ना, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये क्या है? राष्ट्र की है। या एक देश के अंदर आने वाली सभी चीज़ें वो क्या होती है? राष्ट्रीय संसाधन होती है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होती है? ऐसे संसाधन जिस पर सभी समुदायों का, सभी देशों का अधिकार हो, उनको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की कुछ सीमाएं होती हैं, वो आप अपनी किताब से या फिर कभी आपको मैं डिटेल में अलग से समझा दूंगा। अगला संसाधनों के वर्गीकरण का आधार क्या है? विकास के स्तर के आधार पर हम संसाधनों को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडारी संसाधन, चौथा संचित कोष संसाधन। अब देखिए, इन चारों को भी समझ लेते हैं। संभावी संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो अभी तो संसाधन नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में वो हमारे लिए बहुत उपयोगी संसाधन बन सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है हाइड्रोजन फ्यूल का, है ना। हाइड्रोजन फ्यूल हमने खोज लिया है, लेकिन हम अभी उसका बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है कि हम हाइड्रोजन फ्यूल को फ्यूचर में बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग करेंगे। दूसरा कौन सा है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसको बोलते हैं? ऐसे संसाधन जिसका विकास हमने पूर्ण रूप से कर लिया है और जिससे हम अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल ले सकते हो आप, डीजल ले सकते हो आप, है ना, सौर ऊर्जा ले सकते हो आप। तो ऐसे सभी संसाधन जिनको हमने पूर्ण रूप से विकसित कर लिया है, उनको विकसित संसाधन कहते हैं। अब भंडार संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका हमें पता है कि ये संसाधन है और उनका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखा हुआ है, या हमें उनका भंडार पता है लेकिन हम उसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भविष्य में उसका उपयोग करेंगे। और चौथा हो जाएगा लास्ट हमारा संचित संसाधन, यानी कुछ संसाधनों को हम संचित करके, यानी थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? संचित कोष या संचित संसाधन। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी संसाधनों के उदाहरण और संसाधनों के वर्गीकरण को डिटेल से, ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर पाएँ। आप स्क्रीनशॉट लेके इन सभी संसाधनों के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में इसको लिखा हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा संसाधन क्या है और संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया या आप समझ रहे हैं अच्छे से, तो आप वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएँ। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है?
मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो समझ में आ जाना चाहिए। मेन पार्ट क्या है? मृदा निर्माण। और मृदा निर्माण में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। पहला शब्द कौन सा है? मृदा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मृदा क्या होता है। मृदा को हम और भी किन किन नामों से जानते हैं? मिट्टी भी बोलते हैं। तो मिट्टी क्या होती है? सबको पता है हम सबको। मिट्टी कैसे बनती है? तो सबसे आसान परिभाषा मिट्टी की या सबसे आसान डेफिनेशन मिट्टी की क्या है? मिट्टी चट्टानों के टूटने, फूटने और घिसने से बनती है। तो मिट्टी निर्माण कैसे होता है? सबको पता चल गया मिट्टी निर्माण कैसे होता है। चट्टानों के टूटने, फूटने और घिसने से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। इसी में अगला पार्ट क्या कह रहा है हमारा प्रश्न का कि मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। तो भाई चट्टानों के टूटने, फूटने में और घिसने में जो जो कारक हमारे उपयोगी होते हैं या सहायक होते हैं। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? देखिए सेकंड प्रश्न का उत्तर क्या है हमारे? मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है ना। ये मैंने 3 नंबर के हिसाब से लिखा है आपका उत्तर, इसलिए यहाँ पे आपको अलग नज़र आ रहा है। वैसे अगर मिट्टी क्या है आता है तो आप आराम से इतना आंसर लिख सकते हैं कि चट्टानों के टूटने, फूटने व घिसने से मिट्टी का या मृदा का निर्माण होता है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा आंसर आता है लिखने के लिए 3 नंबर में या 5 नंबर में, तो आपको अच्छे से आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखना है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र एक ऐसी मृदा को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे तापमान, पानी का बहाव, पवन इत्यादि। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी योगदान देते हैं या योगदान होता है। देखिए कैसे कैसे होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, है ना। पहला तो हमने मिट्टी पढ़ लिया। अब दूसरा मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कारक। तो यहाँ पर उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे? तापमान, पानी का बहाव और पवन। एक बार नीचे भी देख लेते हैं हम। देखो शैल कैसे मिट्टी के निर्माण में योगदान देते हैं? मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना, यानी मृदा वहीं बनेगी ना जहाँ की चट्टान कमज़ोर होगी या टूटेगी चट्टान। दूसरा जलवायु होता है उत्तरदायी कारक। लंबी अवधि में शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों एवं कणों में बदलना, यानी जलवायु क्या करता है? लंबी आयु तक चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है और फिर उसको घिस के महीन कण में परिवर्तन करता है। पेड़ पौधे शैलों में घुसकर उन्हें तोड़ फोड़ देती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? शैलों में घुस जाते हैं और उनको तोड़ देते हैं। जैसा आप कभी पहाड़ों में जाओगे तो आप देखोगे पहाड़ों में बहुत बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं। धीरे 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 वो क्या करते हैं? चट्टानों के अंदर जाते हैं और चट्टानों को तोड़ देते हैं। तो पेड़ पौधे भी जो हैं वो मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण कारक निभाते हैं। उसके बाद अतिचारण। पशुओं द्वारा निरंतर चराई से शैलों में परिवर्तन संभव है, यानी अतिचारण भी हम अगर करते हैं तो शैल का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जब पशु चलते हैं तो उनके पैर से जो पत्थर घिसते हैं, पत्थर रगड़ते हैं, टूटते हैं, तो उससे भी मृदा का निर्माण होता है। वर्षा का जल शैलों के छिद्रों में घुसकर तोड़ फोड़ का कार्य करता है। लंबे समय तक इन कारकों के क्रियाशील रहने से शैलों में टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है। धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है। तो आपने यहाँ पर 5 कारक देख लिए मृदा निर्माण में। अब मैं आपको जो महत्वपूर्ण 3 कारक थे जो मैंने यहाँ पर आपको बताए थे उनके बारे में भी समझा देता हूँ। जैसे तापमान कैसे करता है मृदा का निर्माण? भाई तापमान जो है मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? तापमान जब कम होता है तो चट्टानें फैलती है और जब ठंड आती है चट्टानें क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। जब चट्टानें फैलती हैं तो उनके अंदर जगह बनती है और पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब ठंड आता है तो वो पानी क्या होता है? चट्टानों में जम जाता है, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ जाता है और वो चट्टानों को क्या कर देती है? तोड़ देती है समय के साथ। और वो टूटी हुई चट्टान फिर धीरे 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 घिस के क्या बन जाती है? मृदा बन जाती है। पानी का बहाव कैसे मृदा बनाने में उपयोगी होता है या महत्वपूर्ण कारक है? ये जो चट्टानें तापमान के कारण टूटती है ना, वो बहती हुई पानी में बहुत दूर तक जाती हैं और बहने से क्या होता है? चट्टानें आपस में टकराती हैं, फिर टूटती हैं और फिर घिसती हैं, जिसके बाद क्या होता है? महीन मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद पवन, भाई तेज हवा चलती है तो वो अपने साथ क्या करती है? बहुत सारी चीज़ों को उड़ा कर लेके आती है। छोटी छोटी मिट्टी के कणों को उड़ा कर लेके आती है। जब वो मिट्टी के कण आते हैं और चट्टानों से टकराते हैं
तो वो चट्टानों को घिसने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, जिससे वो चट्टान टूटती है और फिर मृदा का निर्माण होता है। तो आपने देख लिया कि भाई मृदा क्या है और मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकती है। कह रहा है कि उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन करना है जो संसाधनों के अति उपयोग से आ सकती है। अति मतलब क्या होता है? अति मतलब हम उनका बहुत ज़्यादा उपयोग कर ले तो हो सकती है। अब आप खुद ये सोचकर बताइए कि आपके घर में कोई सामान है, आपको पता है कि वो सामान जो है वो सीमित है। यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपके घर में 5 किलो चीनी है और आपको उसको 1 महीने चलानी है। लेकिन अब क्या करोगे आप चीनी का अति उपयोग करने लगते हो, तो क्या वो 1 महीने चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया, आपने उसका ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया। तो वही सेम चीज़ हमारी संसाधनों पर भी लागू होती है कि जब हम संसाधनों का अति उपयोग यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने लगते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। जैसे पहले तो वो संसाधन क्या हो जाएंगे, या आपकी चीनी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो संसाधन भी ख़त्म हो सकते हैं। और उसके अलावा जब संसाधनों का हम ज़्यादा दोहन करेंगे या आप ज़्यादा चीनी खाओगे तो आपको कई सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो वैसे ही संसाधनों का जब हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, संसाधनों से हमें कई सारी बीमारियां हो सकती है, हमारे पर्यावरण दूषित हो सकता है, हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंच सकता है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो माहौल है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि संसाधनों के अति उपयोग से क्या क्या समस्याएं होंगी। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन होना शुरू हो जाएगा। हम जब भूमि का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भूमि जो उपयोगी भूमि है वो क्या होने लग जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली समस्या तो मृदा अपरदन की आएगी। फिर क्या हो जाएगा, वैश्विक स्तर पर क्या हो जाएगी, प्रदूषण बहुत मात्रा में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद प्रदूषण हो जाएगा, भाई वातावरण खराब हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। फिर जलवायु परिवर्तन भी होगा, धीरे धीरे हमारी जलवायु या तो अत्यधिक ठंडी हो जाएगी या तो अत्यधिक गर्म हो जाएगी। अभी क्या हो रही है, संसाधनों के अति दोहन से जो जलवायु है वो गर्म होती जा रही है। हमारे आसपास की जलवायु क्या हो रही है, गर्म हो रही है, जिसके कारण भारी मात्रा में क्या हो रहा है, हमारे जो ध्रुव है, ध्रुवों की जो बर्फ़ है वो क्या हो रही है, पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। मरुस्थलीकरण होगा। अगर पेड़ पौधों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, मरुस्थल जो है वो बढ़ता चला जाएगा और सूखे जैसे आसार होने लगेंगे। उसके बाद जैव विविधता का अभाव हो जाएगा। यानी हम अगर पेड़ काट देंगे तो सबसे पहले मरुस्थलीकरण होगा और जो पेड़ों पर जीव जंतु रहते थे वो जीव जंतु भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने पेड़ काट दिया, उनका घर बर्बाद कर दिया, तो वो जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो तीसरे प्रश्न का आंसर आपने ये देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते। कथन की व्याख्या उदाहरण के साथ बताइए। तो भाई सही बात है कि जो पर्यावरण क्षति होती है या पर्यावरण का जो नुकसान होता है वो कभी भी किसी राष्ट्र या राज्य की सीमा में नहीं रहते। और इस कथन की क्या करनी है, व्याख्या करनी है उदाहरण के सहित। तो भाई सही बात है कि भाई जो पर्यावरण में क्षति होती है वो भाई अगर मान लो कि हमारा देश है या दिल्ली है, दिल्ली में खूब बहुत मात्रा में हम फैक्ट्रियाँ लगा दें और वहाँ पर भारी मात्रा में पॉल्यूशन करने लगे, तो क्या वो पॉल्यूशन दिल्ली में ही रहेगी? नहीं, वो आसपास के राज्यों में भी फैलेगी और दिल्ली के साथ साथ आसपास के राज्यों के लोगों की भी हालत ख़राब हो जाएगी। और इसी के कारण दिल्ली में हर साल क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में पॉल्यूशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी राज्य हैं वो पराली को जलाते हैं। तो ये यहाँ पर यही बताना चाहता है कि जो पर्यावरण क्षति होती है ना, जो पर्यावरण नुकसान होता है वो किसी राष्ट्र या राज्य में सीमित नहीं रहता या किसी देश के सीमाओं में सीमित नहीं रहता। अगर कोई एक भी उस चीज़ को ख़राब करेगा तो वो सभी के लिए नुकसानदेह होगा। जैसे कि अगर मान लो अमेरिका भारी मात्रा में पेट्रोल का उपयोग करता है तो सिर्फ वो अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो ऐसा भी हो सकता है कि उससे भारत को भी नुकसान हो। क्यों होगा? कि भाई जब अमेरिका भारी मात्रा में पेट्रोल का उपयोग करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमारे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो उससे हमारे कई सारे जो भूमि क्षेत्र हैं, जो तटीय किनारे हैं वो डूब जाएंगे, तो उससे नुकसान भारत को भी हुआ ना। तो यहाँ पर यही कहना चाहता है कि भाई जो
पर्यावरण नुकसान है वो राष्ट्र की सीमाओं में बंद कर नहीं रहते, ये अगर होंगे तो हर जगह होंगे, और इसकी व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया। एक बार फिर भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। चौथे का आंसर है हमारा पर्यावरण प्रदूषण से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रदूषण क्या होता है। दूषित पदार्थों के कारण प्रकृति में समस्या उत्पन्न होती है, उसे प्रदूषण कहते हैं। और जब पर्यावरण के सभी घटक यथा वायु, जल, मृदा आदि प्रदूषित होने लगते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में आ जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए सभी का जागरूक होना अति आवश्यक है। यानी पर्यावरण में प्रदूषण जो है वो किसी भी अब ये मैंने प्रदूषण की परिभाषा लिख दी है, और इसके आगे आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो बना के लिखना होगा कि भाई अगर पॉल्यूशन होगा उदाहरण के लिए तो वो किसी राज्य में नहीं होगा, वो हर जगह हर तरीके से होगा। अगला प्रश्न है हमारा भू संरक्षण की, प्रश्न संख्या 5 देखिए। अगला हमारा भू संरक्षण की समस्याओं को हल करने के लिए उपाय बताइए। तो भू संरक्षण क्या होता है? भूमि, यानी भूमि संरक्षण के लिए हमें यहाँ पर उपाय बताने के लिए कह रहा है कि हम भूमि को किस प्रकार से बचा सकते हैं। इसका आंसर देखिए, यहाँ पर आप भूमि भी लिख सकते हैं, भू भी लिख सकते हैं मृदा की जगह। तो भू संरक्षण से तात्पर्य है उन विधियों से जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। क्योंकि भूमि संरक्षण, भूमि कैसे बर्बाद होती है, भूमि क्षरण कैसे होता है, जब उसकी ऊपरी मृदा, ऊपरी मिट्टी जो काम की है हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो अगर मृदा संरक्षण आएगा तो भी आपको यही आंसर लिखना है, और भूमि संरक्षण आएगा तो भी आपको आंसर यही लिखना है। सिर्फ आपको भूमि और मृदा को बदलना है। तो भू संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटाने से रोकता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपनाई गई है। मृदा संरक्षण की विधियां हैं वनों की रक्षा करना, सबसे मेन जो है, अगर हम पेड़ों को नहीं काटेंगे या पेड़ों को नहीं बर्बाद करेंगे तो मृदा अपने आप ही संरक्षित रहेगी। वृक्षारोपण करना, अगर हमने कहीं पर पेड़ पौधों को काट दिया है, वनों को हटा दिया है, तो वहाँ पर हमें फिर से पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हम मृदा को संरक्षित कर सके। बांध बनाना, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आता है और बाढ़ के कारण कई सारी मिट्टी जो है या मृदा जो है वो भूमि जो है वो बर्बाद हो जाती है, यानी उसकी ऊपरी परत जो है वो फ्लैश आउट हो जाती है। उसको बचाने के लिए उन क्षेत्रों में बांध बनाना। भूमि उद्धार करना, यानी ऐसी भूमियों को चकबंदी करना, मेड़ बनाना जिसका जो बहाव है वो चला जाता है नदियों की तरफ या किसी दूसरे कारण से वो दूषित हो जाता है। फिर बाढ़ नियंत्रण करना, वही बांध बनाना, बाढ़ नियंत्रण करना, सेम चीज़ें हैं। अत्यधिक चराई पर रोक लगाना, जहाँ पर खेतों में अत्यधिक चराई होती है उस पर रोक लगाना, क्योंकि जब पशु जो है वो अत्यधिक चराई करते हैं, यानी अत्यधिक चराई करने का मतलब कि उस भूमि की सभी घास को या सभी जो वहाँ पर वन थे या पेड़ पौधे थे उनको खा जाते हैं। तो वहाँ पर भूमि क्या हो जाती है? सूखी पड़ जाती है, बंजर हो जाती है, जिसके कारण गर्मियों में वो मिट्टी सूख जाती है और सूखने के बाद हवा से वो सारी मिट्टी क्या होती है, वहाँ से उड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है। जिसको बचाने के लिए हम वहाँ पर या तो घास लगा सकते हैं या वहाँ पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम अति चराई कर देंगे तो वो जानवर जो है सारी घासों को खा जाएंगे और अपने खुर से या जो उनके पैर होते हैं उनसे मिट्टी को उलट पुलट कर देंगे और गर्मियों में वो वॉश आउट हो जाएगी। अगला क्या कर सकते हैं? पट्टीदार या सीढ़ीदार कृषि करके पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा को संरक्षित करने के लिए हम सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं, जिससे मृदा की जो ऊपरी परत है वो बची रहे। सामोच्च खेती या जुताई करके ऐसे क्षेत्रों में सामोच्च खेती, यानी अगर ढलान इधर है तो हम जुताई इस तरीके से करें ताकि मृदा जो है उसका बहाव जो है जल से ना हो पाए। अब देखिए विस्तार से समझते हैं इसको। वन संरक्षण, मैंने आपको बता दिया कि भाई पेड़ों को लगाकर या पेड़ों को संरक्षित कर कर हम भूमि को बचा सकते हैं। अगर आपको आंसर लिखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। वृक्षारोपण करके, भाई पेड़ पौधों को लगाकर भी हम भूमि को बचा सकते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। आप यहाँ से आंसर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण, भाई बाढ़ भी भूमि को बहुत मात्रा में क्षति पहुँचाता है, तो हम बाढ़ को नियंत्रित करके भी मृदा बचा सकते हैं। ऊपर मैंने आपको समझा दिया है, आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा स्रोत आधारित प्रश्न। 4 अंक के 4 प्रश्न दिए हमें, ये हमें अनुच्छेद पढ़ना है और उसके बाद हमें
इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पहले अनुच्छेद पढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसीलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहां एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायता है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ जाता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ये जो हमारा पैराग्राफ लिखा गया है ना, ये मूल रूप से संसाधन नियोजन पर लिखा गया है, यानी संसाधनों को इस तरीके से नियोजित करना, इस तरीके से व्यवस्थित करना कि भाई सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर रूप से यानी इक्वल हो जाए। इसमें पैराग्राफ में बताया गया है कि भाई संसाधनों का ना सबसे पहले तो हमें विवेकपूर्ण यानी संभल कर उपयोग करना चाहिए। और उपयोग कैसे करना चाहिए? एक रणनीति के थ्रू करना चाहिए, एक रणनीति के द्वारा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी किसी भी तरीके से संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दे। और कह रहा है भारत जैसे विशाल देश में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की विविधता पाई जाती है। कैसे विविधता पाई जाती है? भाई कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर प्रचुर मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं। कैसे संसाधन? तो खनिज संसाधन, वहाँ पर कोयला बहुत सारे हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम बहुत सारा है, वहाँ पर और भी लोहा बहुत सारा है। लेकिन वहाँ पर क्या है? मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। जैसे वहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है, वहाँ का विकास इतना अच्छा नहीं हो पाया है ना। तो कह रहा है कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर खनिज संसाधनों की भरपूर मात्रा में उपलब्धता है लेकिन वहाँ पर विकास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कह रहा है कि ऐसे संसाधन, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल संसाधनों की प्रचुरता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, लेकिन वहाँ पर क्या है? वहाँ पर भी मूल विकास की कमी है। और कुछ क्षेत्र ऐसे बता रहा है राजस्थान, जहाँ पर पवन और ऊर्जा संसाधन है लेकिन वहाँ पर खनिज और जल संसाधन की कमी है ना। लद्दाख कह रहा है कि लद्दाख में पानी भरपूर मात्रा में है तो वहाँ पर क्या है? दूसरे संसाधन नहीं है और वो देश से अलग थलग पड़ा रहता है। तो कह रहा है कि ये सब ना सांस्कृतिक विरासत है और अगर हम इनका संतुलित उपयोग करें ना तो भाई राजस्थान में जो पानी नहीं है उसको लद्दाख से पानी मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत सारा है लेकिन खनिज नहीं है तो उसको झारखंड से खनिज मिल जाएगा और अरुणाचल प्रदेश झारखंड को जल दे देगा, है ना। और बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो राजस्थान और जो दूसरे राज्य हैं वो आपस में शेयर कर लेंगे। यानी अगर सभी मिलकर संसाधनों का नियोजित उपयोग करें तो क्या हो सकता है? पूरे जो देश है या भारत, विविधता वाला जो बड़ा देश है भारत, उसमें क्या हो सकता है? सभी की आवश्यकताओं और सभी का विकास बराबर हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपका जो हमारी हेडिंग है उससे ही दिया गया है कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तो आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भाई संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लद्दाख की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो लद्दाख की विशेषताएं क्या है भाई? वहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर। मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। चलिए आपको पहले प्रश्न का भी आंसर बता देता हूँ। पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखोगे, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। सेकंड प्रश्न का आंसर क्या होगा? लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए लद्दाख की विशेषता पहली क्या है? सबसे पहले कि लद्दाख जो है वो शीत मरुस्थल वाला क्षेत्र है। दूसरा क्या है? जो लद्दाख प्रदेश है वो सांस्कृतिक रूप से क्या है? धनी है। और तीसरा क्या है? लद्दाख जो है बहुत ठंडा इलाका है ना, ठंडा मरुस्थल है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में इसके 2 पॉइंट लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 के। अगला देखिए, भारत के किस प्रदेश में खनिजों एवं कोयलों के प्रचुर भंडार
उपलब्ध है। तो किस प्रदेश में कोयले और खनिज के प्रचुर प्रचुर भंडार उपलब्ध है? यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमने पढ़ा था किसका, झारखंड के बारे में। झारखंड में कोयले और खनिजों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं थर्ड का, भाई क्या हो जाएगा, झारखंड। अगला देखिए चौथा प्रश्न क्या है हमारा, भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है? तो हमने क्या पढ़ा था, जल संसाधन कहाँ पर नहीं है या कहाँ पर बहुत कम है, राजस्थान में। तो हमें इसका आंसर निकालना है राजस्थान। देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान, देखिए चौथा आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे नीचे कि भाई जल संसाधनों का अभाव कहाँ पर है, तो राजस्थान। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जितना भी आपको समझाया है वो सभी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।